हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर सुशील कुमार और हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर किसले बोस विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा के भग्नावशेष का दर्शन करने आए हैं। यह वही प्रवेश द्वार है जहां कभी प्रवेश करने के लिए स्कॉलर को गेटपाल से शास्त्रार्थ करनी पड़ती थी। जब शास्त्रार्थ में संतुष्ट हो जाते थे गेटपाल, तब उस स्कॉलर को एंट्री देते थे और उन्हें इस तरह के 7 गेट से गुजरना पड़ता था और 7 इंटरेस्टेड देनी पड़ती थी, जहां कभी 10,000 विद्यार्थी एक साथ हीनयान एवं महायान धर्म दर्शन के अतिरिक्त वेद, उपवेद, वेदांग, दर्शन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का निःशुल्क अध्ययन करते थे। प्रवेश किए हुए 10,000 विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 1500 अध्यापक नियुक्त थे, जिनके प्राचार्य पंडित शीलभद्र थे, जिन्हें ये सारी सब्जेक्ट के अकुल ज्ञाता थे। पंडित शीलभद्र के अतिरिक्त जिन अन्य विद्वानों का उल्लेख हुआ है उनमें धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, सुविष्णु, प्रभामित इत्यादि विद्वानों का उल्लेख किया गया है। 606 से 647 ईस्वी के कार्यकाल अर्थात हर्षवर्धन के कार्यकाल में नालंदा का पूर्ण विकास हो चुका था। उन्होंने विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांवों का राजस्व अनुदान में दिया करते थे, जिससे निवास करने वाले विद्यार्थियों का जीवन निर्वाह होता था। उन्हें भिक्षाटन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और अपना पूर्ण समय अध्ययन में ही और प्रयोग में ही बिताते थे। हर्षवर्धन ने भिक्षुओं के सामने खुद को दास कहा। कनौज के राजकीय समारोह के समय नालंदा के 100 भिक्षु उपस्थित थे। हर्षवर्धन के शासन काल में हुइनसेंग भारत भ्रमण पर आए। हर्षवर्धन के कार्यकाल में नालंदा का पूर्ण विकास हुआ था। भगवान बुद्ध का के संबंधित एक बहुत अच्छा प्रसंग है, जिसमें भगवान बुद्ध एक समय पावारिक आम्र वन में ठहरे थे। उसी समय जैन के 24वें तीर्थकर महावीर भी वहाँ वास कर रहे थे। उस समय नालंदा का मुखिया आशिक बंधक पुत्र महावीर के पास आए और उन्हें नालंदा में भीषण अकाल के बारे में चर्चा किया और उन्हें मंत्रा किया कि बुद्ध को यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थों के पास भिक्षादान के लिए अन्न या धन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वो भिक्षापन नहीं कर पाएंगे, भिक्षादान नहीं दे पाएंगे और उन्हें पाप लगेगा, उनकी कुल की नाश हो जाएगी। तब भगवान बुद्ध के पास भी ये प्रसंग लेकर के आशिक बंधक पुत्र गए। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें आश्वस्त किया कि कुल का नाश धन दान या ब्राह्मण को या भिक्षाटन को धन न देने पाने के कारण नहीं होता है, बल्कि चोर, बाढ़, धन जमीन में गाड़ देने से, अच्छी प्रकार से कृषि न करने से, कुल में कुपुत्र पैदा होने से, वस्तुओं को नश्वरता से होता है, न कि भिक्षा दान नहीं करने से कुल का नाश होता है। इस उपदेश से वो बहुत प्रभावित हुए और वो भगवान बुद्ध के भक्त हो गए। चीन यात्री फाइनसांग जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के विहार और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में कोई उठान तो नहीं मिलता है, किंतु शारितपुर चैत्य एवं नालीग्राम की चर्चा उसकी पुस्तक में स्पष्ट है कि फरियान के समय एक चैत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था। नालीग्राम की चर्चा से नालंदा की पहचान होती है। वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य
जिनका कार्यकाल 13 से 455 ईस्वी का माना जाता है। कुमारगुप्त 413 ईस्वी में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। यात्री फाहियान अपने देश के लिए चीन भारत जब तक छोड़ चुके थे, अतः फाहियान के जाने के बाद ही नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के संरचना के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है कि यह दीवार मोटी दीवार का सुदृढ़ प्रकार का गाढ़ा से बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के किनारे किनारे दीवारों से सटे कहीं 8, कहीं 9 और कहीं 10 कक्षाएं भी हैं। वेधशालाएं इतनी ऊंची थी कि उन पर लगे यंत्रों से वायु और वर्षा के आने का पूर्व ज्ञान हो जाता था। सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रहण तथा ग्रहों के युद्ध का भी परीक्षण किया जा था। सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रहण तथा ग्रहों की निरीक्षण किया जाता था। बिहार से पृथक छात्रावास था जो 4 तल्ले से तथा एवं श्वेत वर्ण वाले पत्थरों के स्तंभ वाले हुआ करते थे। उस समय वहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु वहाँ निवास करते थे। ह्वेनसांग ने आगे लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे, जिनका नाम रत्नोद्भिद, रत्न सागर और रत्न रंजक था। किसी विंध्यवाचक आक्रमणकारी ने पुस्तकालयों में आग लगा दिया था, जो क्रमशः 6 मास तक जलता रहा। नालंदा चूँकि तांत्रिक उपासना का भी केंद्र था, अतः स्वाभाविक ही था कि वहाँ बुद्ध और बोधिसत्वों का पूजा के अतिरिक्त तांत्रिक देवियों का भी पूजा होता था। इस तथ्य का पूर्ण समर्थन उत्खनित प्रतिमाओं से होता है तथा इस कला कौशल का ज्योति ने अपने किरण जाल से पूर्ण के देशों नेपाल, तिब्बत एवं पूर्वी द्वीप का आलोकित किया था। भग्नावशेष के बुद्ध विहार एवं चैत्य के दीवारों को देखने से स्पष्ट होता है कि शिल्प ने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया है। ईंटों का पतला रासायनिक मिट्टी का ग्लेबा डालकर लगाया गया है और उसमें अद्भुत है और जो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा मालूम होता है कि शिल्पी ने ईंटों को तराश कर लगाया है, जो देखने में कहीं से उत्पत्ता दृष्टिगोचर नहीं होता है। मिट्टी एवं सूखा चने से निर्मित बुद्ध की मूर्तियां उत्कृष्ट कला का द्योतक है। नालंदा का उत्खनन 19वीं सदी के प्रथम चरण में बुकैनन हैमिल्टन ने बड़गांव ग्राम के दक्षिण तिल्ही का निरीक्षण किया और उन्होंने खनन कराकर कुछ बौद्ध और हिंदू मूर्तियां प्राप्त की। 19वीं सदी के तीसरे चरण में चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेख के आधार पर दिए गए दिशा निर्देश तथा उपलब्ध मूर्तियों पर अंकित लेखों की सहायता से 1915 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग के सहायता से उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया, जो क्रमशः 20 वर्षों तक चलता रहा। पुनः वर्ष 1974 से 1982 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, उप निदेशक भारत सरकार के संरक्षक में पुरातत्व विभाग ने मुख्य प्रवेश द्वार से सटे उत्तर एक टीले की खुदाई कराया है। इस खुदाई में की गई टीले की भाग्यावशेष को रायगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके उत्खनन के अवलोकन से उत्कृष्ट कला का दिग्दर्शन होता है। नालंदा में अब तक जो खुदाई हुई है वहाँ बड़गांव ग्राम से दक्षिण दिशा में 1600 फीट लंबा एवं 800 फीट चौड़ा क्षेत्र में है। खुदाई के क्रम में 2 पंक्तियों में विहार एवं चैत्य उपलब्ध है। ह्वेनसांग के विवरण के आधार पर उनके समय से पूर्ण क्षेत्र दीवार से सटा हुआ था। वर्तमान के समय में मुख्य द्वार का पता नहीं चलता है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को बीच कर दीजिएगा
बहुत बहुत धन्यवाद।